देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है और अब इस सियासी जंग में अभिनेता प्रकाश राज की भी एंट्री हुई है। प्रकाश राज ने पवन कल्याण की आलोचना करते हुए हिंदी भाषा को दूसरों पर थोपने का आरोप लगाया है। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपनी हिंदी भाषा को हम पर ना थोपे, यह किसी अन्य भाषा से नफरत को लेकर नहीं है, यह हमारी मातृभाषा है, सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान बचाने को लेकर है। कोई यह बात पवन कल्याण को समझाए। दरअसल आपको बता दें कि एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है और इन सबके बीच पवन कल्याण ने शनिवार को काकीनाडा के पीथमपुरम में अपनी पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के राजनेता को पाखंडी करार दिया था। उन्होंने पूछा कि वे तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति क्यों देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं। तमिल के नेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वित्तीय लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का तर्क है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पुलिस वाले को डांस करने को कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में तेज प्रताप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ए सिपाही, ए दीपक सुनिए, एक गाना बजाएंगे, उस पर ठुमका लगाना है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। अब तेज प्रताप यादव के इस वायरल होते वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सस्पेंड करने का उन्हें कोई हक नहीं है। वह आपकी सुरक्षा में गए हैं या ठुमका लगाने गए हैं। जिस तरह की भाषा बोली जा रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी के लोग अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार को जंगलराज बनाए रखा था तो कानून को अपने इशारों पर नचवाते थे। वर्दी पहनने वाले का तेज प्रताप यादव ने जो अपमान किया है ये दिखाता है कि उनके डीएनए में जंगल राज कूट कूट कर भरा हुआ है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक समय कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। बता दें कि राउत का यह बयान कांग्रेस नेता नाना पटोले के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का न्योता दिया था। दरअसल उन्होंने कहा था कि इस गठबंधन में मुख्यमंत्री का पद रोटेशनल पर रहेगा। वहीं पटोले के इस बयान ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच शिंदे की कांग्रेस में जाने की योजना के बारे में बताते हुए राउत ने उस साल या महीने की जानकारी नहीं दी कि वो कब ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे या उनकी जानकारी का स्रोत क्या है। इस संबंध में पूछे जाने पर राउत ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल का नाम लिया। बता दें कि कोविड से संक्रमित होने के बाद पटेल का 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया था। राउत ने यह भी कहा कि इस बारे में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान से भी पूछा जा सकता है। वहीं राउत के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि मुझे पता है कि क्या चल रहा था। अहमद पटेल अब मौजूद नहीं है और इसीलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वह इस बात को पुख्ता करने के लिए मौजूद नहीं है। शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर असम में कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतम सिंह की गिरफ्तारी के बाद पार्टी नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य पुलिस बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने असम के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा कि क्या उन्हें ऐसी गतिविधियों के बारे में पता है। गोगोई ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतम सिंह को हिरासत में लेने के लिए लखीमपुर पुलिस की एक टीम गुवाहाटी आई है। जब मैं उनके आवास पर गया तो मैंने देखा कि उन्हें किस तरह से बेरहमी से घसीटा गया और मुझसे बात नहीं करने दी गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने दुनिया भर के बड़े नेताओं से कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज नहीं तो कल बातचीत के लिए आना ही पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीयर स्टारमर ने नेताओं से कहा कि उन्हें यूक्रेन में संभावित शांति समझौते की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा।
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे एक वर्चुअल सम्मेलन में स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने के लिए हमें फंडिंग और अन्य सहायता से देश की रक्षा को मजबूत करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संभावित युद्ध विराम समझौते के लिए यूक्रेन के सहयोगियों को एकजुट होकर समझौते की शर्तों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा और अगर पुतिन सचमुच शांति चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। उन्हें यूक्रेन पर अपने बर्बर हमले रोकने होंगे और युद्ध विराम पर सहमत होना होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई देशों के नेता शामिल हुए। इस साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणाओं से लेकर पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे पर भी बिहार चुनाव का असर दिखा। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी और वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। कुल मिलाकर बिहार चुनाव की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। अब इस बीच खबर है कि एनडीए के एक नेता ने बिहार चुनावों के नतीजों का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि इस बार एनडीए साल 2010 में आई सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी अधिक सीटें मिलेंगी। बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 122 सीटों की दरकार है और साल 2020 में हुए चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 74, जेडीयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी से कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना गया। इसके उलट महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थी। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थीं। कर्नाटक कैबिनेट की ओर से मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दिए जाने को लेकर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि सामाजिक पिछड़ेपन, शैक्षिक पिछड़ेपन के मुताबिक आरक्षण किया जा सकता है। उसमें सभी जात को आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन सरकारी ठेकों पर 4% आरक्षण देना पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण को रद्द कर दिया था और 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से कहा था कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अमृतसर के एक मंदिर को निशाना बनाकर शुक्रवार रात को किए गए धमाके के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में शांति भंग करने की हमेशा से कोशिशें होती रही हैं। ड्रग्स, गैंगस्टर, जबरन वसूली इसका हिस्सा हैं और ये दिखाने की कोशिशें होती हैं कि पंजाब एक अशांत राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में होली के त्योहार के दौरान पुलिस को जुलूसों पर लाठीचार्ज करना पड़ता है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। उन्होंने आगे कहा कि ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे हैं। मैं पंजाब के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि राज्य सुरक्षित है। वहीं अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह घटना खंडवाला के पास ठाकरद्वार मंदिर की है। रात 2 बजे के करीब पुजारी जी ने सूचना दी थी। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर उसी टाइम मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम भी बुला ली थी। हमने सीसीटीवी देखा और जो लोग सामने रह रहे हैं उनसे भी बात की। हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान आईएसआई समय समय पर हमारे युवाओं को छोटे लालच के लिए उकसाकर ये गलत काम कराने का काम करती है, जिससे कि पंजाब में डिस्टर्बेंस पैदा हो। बसपा प्रमुख मायावती ने कांशीराम की जन्म तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मायावती ने कांशीराम को श्रद्धांजलि देते हुए बहुजन समाज को उसके वोट की ताकत समझने की बात कही और कहा कि पीएसपी का नेतृत्व कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास करता है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि बहुजन समाज के हर अंग को अपनी गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा आदि से मुक्ति के लिए अपने हर एक वोट के संवैधानिक अधिकार की ताकत को समझना होगा। इसके साथ ही जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर सही कदम उठाने की अपील की। मायावती ने लिखा कि यूपी की विशाल आबादी को अनुभव है कि बीएसपी की आयरन लेडी नेतृत्व कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास रखती है।
अपने शासनकाल में बहुजनों का विकास करके उनके काफी अच्छे दिन लाकर दिखाए भी हैं, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों की अधिकतर बातें और दावे हवा हवाई और छलावा हैं। कांग्रेस ने भी शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक दिवंगत कांशीराम को उनकी 91वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई में हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महान समाज सुधारक माननीय कांशीराम जी को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। फिलिस्तीन के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि गजा युद्ध विराम समझौते के विस्तार के लिए बातचीत कामयाब नहीं हुई। साथ ही अमेरिका ने हमास पर आरोप लगाया है कि वह कतर में हुई बैठकों में पूरी तरह से अव्यवहारिक मांग रख रहे थे। आपको बता दें कि हमास और इसराइल के बीच अस्थायी युद्ध विराम के पहले चरण की समाप्ति के बाद से वार्ताकार आगे की बातचीत के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने पहले चरण को मध्य अप्रैल तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें हमास की ओर से पकड़े गए बंधकों और इसराइल के पकड़े गए फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली शामिल है। लेकिन नाम ना बताने की शर्त पर एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि इसराइल और हमास अमेरिकी मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की तरफ से प्रस्तावित समझौते के प्रमुख पहलुओं पर सहमत नहीं हो सके। इसराइल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि उन्हें इसराइल की वार्ता टीम की तरफ से शनिवार को एक रिपोर्ट मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.